मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई कविता भारत यह देखने जा रहे हैं। मित्रों, आप लोग जानते हैं भारत का अर्थ क्या है? या इस भारत देश का नाम किसके नाम से जाना जा रहा है? मित्रों, इसके पीछे चाहे आप कुछ भी कहिए, ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल इतिहास क्या है? आप लोगों ने कभी कहीं सुने थे? तो यह साहित्यकार का काम है कि हर एक नागरिक को इस देश के बारे में, उस देश की संपत्ति के बारे में और उस देश की और नाम से संबंधित या कीर्ति से संबंधित या अखंड भूभाग से संबंधित कोई भी कुछ ऐसा इतिहास है वो जरूर अपने काव्यों में, अपने उपन्यासों में या साहित्य में जरूर स्पष्ट करेगा। तो उसी प्रकार का एक प्रयत्न जयशंकर प्रसाद के द्वारा हुई है। तो ये सभी लोग जानते हैं, आज हम अपने देश को भारत कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं अंग्रेजी में। तो ये भारत नाम किसके नाम से आज यह नाम प्रयोग में आया है? इसके पीछे ऐतिहासिक या चारित्रिक इतिहास क्या है? ओके, यदि आपके आपके लोगों में कोई वैसे इतिहास पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कुछ जान सकते हैं, या सभी लोग हम 10वीं कक्षा से पहले ही इसके बारे में शायद जान लिया होगा। फिर भी अभी इस कविता के माध्यम से इसका नाम क्या है, इसके पीछे का इतिवृत्त क्या है, ये सब देखने के लिए हम कोशिश करेंगे। यह बहुत अच्छी कविता है। यहाँ पर मैंने भारत के जो अतीत है उस अतीत को यहाँ पर एक कविता के माध्यम से कवि स्पष्ट करने जा रहे हैं। ओके, मैं इस भावना को यहाँ पर अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, अभी मैं इसको पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। आप लोग कुछ देख पा रहे? नहीं। ओके, आ रहा है, देखिए। यस, यस, देखिए मित्रों, फिर से और एक बार आप लोगों को नमस्कार। यह कविता जो है, यह पाठ या पीपीटी जो है किसके लिए निर्धारित है? सत्र 3 3rd सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए, बीए, बीएससी और बीकॉम, बीबीए, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के वास्ते निर्धारित टेक्स्ट बुक का नाम है काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास। टेक्स्ट बुक का नाम काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी के अंतर्गत प्राचीन कविता है और आधुनिक कविता है और हिंदी साहित्य का इतिहास भी है। काव्य निधि के अंतर्गत जो आधुनिक कविता है, कविता का नाम भारत। इसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद।
यहाँ पर मैं इस कविता को 2 भागों में विभाजित किया, तो भाग 1 और भाग 2। सो अभी हम देखने जा रहे हैं भाग 1। मैंने कविता तो लंबी नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप लोगों को मैं हर प्रयास यही कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैंने इस कविता से संबंधित प्रश्न किस प्रकार आएंगे और इस कविता से संबंधित परीक्षा में कैसे लिखना चाहिए, इसी को समझाने के माध्यम से मैंने उसी तरीका बताते हुए यह सब कुछ प्रयत्न मेरी तरफ से हुई है। ओके, तो मित्रों देखिए यहाँ पर कविता का सारांश, भारत नामक कविता का सारांश लिखिए, यह एक टाइप का प्रश्न है। और वैसे कुछ 4 या 8 ये पंक्तियां दिया जाएगा, तो इन पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ऐसा भी एक प्रश्न आने की संभावना है। ओके, और एक प्रश्न, जयशंकर प्रसाद कवि का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। मैंने इस कविता से या इस पाठ से आप लोगों को 3 प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना है। तो कभी भी प्रश्न पत्र में, परीक्षा में एक प्रश्न, एक पाठ से एक प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, तो उसी को दृष्टि में रखकर, माने परीक्षा को दृष्टि में रखकर, इन प्रश्नों को दृष्टि में रखकर यह पीपीटी तैयार की गई है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को यह पीपीटी प्रस्तुत करने वाला या वीडियो लेसन प्रस्तुत करने वाला मैं ए सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ऑटोनमस खम्मम। और आप लोग इस पीपीटी को यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और जितने बार चाहे उतने बार उसे बार बार देखकर और आसानी ढंग से आपके उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत करने के लिए इसकी सहायता ले सकते हैं। आइए, चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम SRBGNR GDC KMM लैंग्वेजेस 2, और दूसरा चैनल का नाम सांबशिवराव अत्तोकर। ओके, आगे चलते हैं। आप लोगों को दिख रहा है? ओके, राइट, दिख रहा होगा। नेक्स्ट, अगला स्लाइड देखिए, जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय। ओके, यहाँ पर आप लोग, मैं थोड़ा यहाँ पर एडिट करूंगा, तो सॉरी, शायद यहाँ पर नहीं हो रहा है, मैं बाद में भी आप, ओके, मैं प्रस्तुत करूंगा। भारत जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय। भारत कविता का नाम है, कवि जयशंकर प्रसाद, और इसका संक्षिप्त परिचय, सामान्य परिचय या संक्षिप्त परिचय। ओके, और आप लोग YouTube में इसको पार्ट 1 भारत, पार्ट 1 भारत जयशंकर प्रसाद और सांबशिवराव अत्तोकर नाम से आप लोग इसको आसानी के साथ पा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। ओके, यह चित्र है, इस चित्र को देखते हुए आप लोग उसको पहचान सकते हैं। ओके, उनकी सारी काव्यों के माने पुस्तक के ऊपर कवर पेज के रूप में उन्हीं का चित्र पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, उसका सामान्य परिचय या संक्षिप्त परिचय यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक होने के साथ साथ प्रौढ़ता, शीलता, गुरुता तथा गंभीरता के भी पोषक कवि है। देखिए,
ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस छायावाद को अंग्रेजी में कहते हैं रोमांटिसिज्म और तेलुगु में कहते हैं भाव कवि। ओके, माने प्रकृति में जो मानवीकरण है, प्रकृति में मानवीकरण का चित्रीकरण। ओके, प्रकृति के साथ प्यार, प्रकृति के साथ आराधना और उसकी स्तुति, कल्पना, इस कल्पना लोक में विचरने की कविता जो लिखी गई है उसे छायावाद के अंतर्गत, माने यहाँ पर रहस्य भावना भी हम देख सकते हैं भगवान के प्रति और आध्यात्मिकता, ये सब दिखाने के लिए छायावादी के काव्यधारा के कितने भी 4 स्तंभ हुए थे। जयशंकर प्रसाद आप लोग बता सकते हैं, और बाकी के 3 जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत और निराला और महादेवी वर्मा। तो अपने सिलेबस में ये 4 लोग हैं। ओके, अगले इन लोगों को भी आप देख पाएंगे। इसी 3rd सेमेस्टर में ऑलरेडी आप लोगों ने सुमित्रानंद पंत के बारे में या उनके द्वारा लिखी गई कविता भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रसाद का व्यक्तित्व युगांतरकारी माना जाता है। माने यहाँ पर युगांतरकारी का मतलब अब तक हिंदी साहित्य में एक पहल चल रही है, और वहां से लेकर मैंने प्रसाद जब से वे लिखना शुरू किए थे, मेरे ख्याल से यहाँ पर उनकी पहले काव्य मैंने 1912 में प्रकाशित है, तब से लेकर वो उसकी माने अंतिम प्रकाशन तक, माने यह एक युग के रूप में, छायावाद युग के रूप में उसे माना जाता है। ओके, माने इनके नाम से एक माने भले ही नहीं, माने प्रसाद छायावादी काव्यधारा या छायावाद के रूप में यह युग प्रचलित है। और इनका जन्म के बारे में, प्रसाद का जन्म सन 1899 में काशी के प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। काशी आज भी काशी है, इसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी का प्रचार प्रसार जो है काशी से हुआ है। सो काशी से संबंधित हिंदी के बहुत सारे कवि हुए थे, जैसे अपने प्रसाद और प्रेमचंद, वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो जिस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए, काशी नगर से सब कुछ मिल गए थे और मिल भी रहे हैं। ओके, यह एक वैश्य परिवार में पैदा हुए थे। साहू का मतलब यहाँ पर वैश्य, व्यापार करने के परिवार, और उस काशी नगर में और सुंगनी साहू यह एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित परिवार है। इनके पिता, आपके पिताजी देवी प्रसाद काशी में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति है। काशी में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति देवी प्रसाद है इनके पिताजी। और इनकी शिक्षा दीक्षा, आपने काशी के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी। 7वीं कक्षा तक, आप लोग इसको यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 7वीं कक्षा तक ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी क्वींस कॉलेज में। अब आप लोग कहाँ तक पहुंच गए? डिग्री, ओके, स्नातक तक पहुंच गए हैं, स्नातक बोलते हैं, राइट। तो 7वीं कक्षा तक दीक्षा या शिक्षा प्राप्त किया जिस व्यक्ति ने आज हमारे सामने एक प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित कवि के रूप में, कहानीकार के रूप में और नाटककार के रूप में सामने आते हैं। देखिए ये कितनी महानता है, इसके पीछे कितनी कृषि हुई होगी।
कृषि का मतलब यहाँ पर तेलुगु शब्द है, माने कितनी मेहनत, कितना कठोर परिश्रम किया होगा। ओके, तो साहित्य के प्रति इनके मन में कितनी जिज्ञासा है। ओके, इसके पश्चात घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किए थे। मैंने 7वीं कक्षा तक पढ़कर इन्होंने पढ़ाई यहाँ पर यदि टेक्निकल, यदि सांकेतिक दृष्टि से देखेंगे तो वो कॉलेज में या स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन घर पर ही बैठकर, क्योंकि व्यापार परिवार है, ओके, घर में ही व्यापार चलाने वाले हैं घर से, तो इसलिए वे घर पर ऐसे मैंने टाइम पास नहीं किए थे। ओके, इसका मतलब देखिए यहाँ पर इसी को उदाहरण में लेते हुए, आज इस महामारी है कोरोना वायरस की, तो आज इन महान लोगों की मैंने जीवित इतिहास या इन परिचय देखकर हमें क्या होना चाहिए, हमें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हम भी प्रेरित होना चाहिए। तो घर पर ही बैठकर अंग्रेजी भी पढ़े थे, संस्कृत भी पढ़े थे, उर्दू भी पढ़े थे और फारसी का अध्ययन भी किए थे। इसका मतलब उनकी कविता में मतलब संस्कृत के भी शब्द देख सकते हैं, कुछ उर्दू फारसी के शब्द भी कदाचित आप लोग देख सकते हैं। आपने वेद भी पढ़े थे, उपनिषद भी पढ़े थे और स्मृति पुराण भी पढ़े थे, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों का अनुशीलन भी किए थे। तो देखिए, मैंने कोई भी एक कहा, ये सांप्रदायिक कवि है, एक सांप्रदायिक कवि के पास इन सबकी जानकारी रहना अनिवार्य है। वो उपनिषद माने भारतीय इतिहास या पुराण या स्मृति पुराण, ये बौद्ध तथा जैन, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, भारतीय सांप्रदायिकता मैंने शतपथ ब्राह्मण इसका भी अध्ययन किए थे। तो इसलिए उनके द्वारा लिखी हुई महाकाव्य कामायनी में इन माने लिखने के पीछे उसके पास इन सब की जानकारी, इसकी सहायता लिए। ओके, तो आगे देखिए, आपकी प्रतिभा बहुमुखी थी तथा आपने काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में उत्कृष्ट रचनाएं की थी। देख लीजिए, माने वे काली कवि ही नहीं, इसकी प्रतिभा बहुमुखी है। बहुमुखी का मतलब मल्टीपल टैलेंटेड, मल्टीपल टैलेंटेड, प्रतिभा मतलब टैलेंट, बहुमुखी मीन्स मल्टीपल। तथा इसलिए अपने काव्य भी लिखे थे, नाटक भी लिखे थे, उपन्यास भी लिखे थे, निबंध भी लिखे थे। ओके, आप लोग उपन्यास का अर्थ जानते हैं? उपन्यास का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं नॉवेल, तेलुगु में नवला, राइट, तेलुगु में नवला कहते हैं। तो आपकी रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे हम लोग ऊपर देखे थे, काव्य भी है, नाटक भी है, उपन्यास भी है, निबंध भी है। तो इनके प्रमुख काव्य क्या है? सबसे पहला वाला चित्राधार, ओके, 1912 में प्रकाशित है। दूसरा कानन कुसुम 13 में, करुणालय और एक काव्य, और महाराणा का महत्व, यह भी इतिहास से संबंधित है, महाराणा प्रताप, ओके, महाराणा का महत्व, और प्रेम पथिक, झरना, झरना काव्य संकलन से आप लोग बाद में भी कुछ कविताएं पढ़ने की संभावना है, मैंने पाठ्य पुस्तक में इसको भी झरना से भी संग्रहित करके रखा गए थे। और वैसे आंसू और एक सुप्रसिद्ध काव्य है, ओके, 1925 में। उसके बाद लहर, लहर नाम से भी और एक काव्य संकलन, और सबसे महत्वपूर्ण और प्रसाद की जो माने कीर्ति जो है, अखंड कीर्ति पाए थे कामायनी की वजह से। यह एक
उत्कृष्ट रचना है। इसी को एक महाकाव्य के रूप में देखा जा सकता है। सो कामायनी एक ऐसा उत्कृष्ट काव्य है जिसमें भारतीय सांप्रदायिकता या सनातन धर्म का मैंने यहाँ पर चर्चा होती है। और इस कामायनी के पीछे मैंने यहाँ पर प्रसाद को उनके परिवार की यदि इतिहास देखेंगे तो वे शैव आराधक है, शैव भक्ति, शिव की आराधना करने वाले हैं। सो कैलाश पर्वत है जहां पर मैंने इन पुराण इतिहास और उपनिषद के माध्यम से यदि हम कुछ सार लेते हैं तो वहां पर कैलाश पर्वत है जहां पर शिव रहते हैं पार्वती और उनके पुत्रों के साथ। ओके, तो यह काव्य में उसका नेपथ्य जो है जल प्रलय है और सृष्टि का लय करने वाला। माने एक बार माने प्रलय होने के बाद फिर से एक नई सृष्टि की रचना होती है। तो यहाँ पर भी कभी अपने जो शैव धर्म में जो चर्चित आनंद दर्शन जो है, शैव धर्म में चर्चित जो आनंद दर्शन इस काव्य के माध्यम से प्रकट करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। इसलिए आप यदि मौका मिला तो आप उसे पढ़ सकते हैं, कामायनी। उसके बाद नाटक सज्जन, कल्याणी परिणय। ओके, यहाँ पर कल्याणी यह नाम आप लोग शायद तेलुगु में भी वैसे पुकारते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। यहाँ पर एक कल्याणी नाम जो है ये सेल्यूकस निकेटर की बेटी से संबंधित है। सेल्यूकस निकेटर, ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? वे अलेक्जेंडर के सेनापति, अलेक्जेंडर के सेनापति, द ग्रेट अलेक्जेंडर या सिकंदर बोलते हैं, ग्रीक। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इस अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सामने किए थे, उस युद्ध में निकेटर को परास्त करते हैं। परास्त, तो परास्त करने के कारण आप लोग जानते हैं युद्ध में जो हार जाते हैं तो अपने हार को मानते हुए और विजयी को सम्मानित के रूप में उसके पास जो धन या संपत्ति जो भी रहेगा वो वापस में देते हैं। तो यह भी एक प्रथा है। उसके पास कोई कन्या है तो कन्या के साथ विवाह भी संपन्न करते हैं। ओके, कल्याणी का नाम मैंने एक्चुअली ग्रीक में क्या कहा जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैंने इसको इन्होंने ऐसे अनुवाद किए थे, जैसे अलेक्जेंडर का नाम सिकंदर रखा गया था वैसे कल्याणी का नाम भी। तो राजश्री, एक बात और एक नाटक राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, बहुत अच्छा नाटक है अजातशत्रु, और जनमेजय का नागयज्ञ, जनमेजय का नागयज्ञ महाभारत से संबंधित है। कामना, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंत में ध्रुव स्वामिनी। इसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु या ध्रुव स्वामिनी, इन नाटकों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय भावना को जगाने की कोशिश की थी। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और या उन्नत आदर्श, ये सब इसमें पाए जाते। त्याग निरता, ओके, त्याग निरता, ये सब दिखाई देता है। ओके, इसलिए आप लोग इन नाटकों को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इनके द्वारा लिखा हुआ एक एकांकी है, उसका नाम एक गुण, एकांकी का नाम एक गुण। मैंने इस पर अपने एमफिल रिसर्च में भी इसको स्वीकार किया गया था। ये सेलेक्ट एकांकी है, वन एक्ट प्ले है मेरे लिए।
कहानी संग्रह। छाया एक कहानी संग्रह है, प्रतिध्वनि और एक कहानी संग्रह है, आकाशदीप और एक कहानी संग्रह है, आंधी एक कहानी संग्रह है, और इंद्रजाल और एक कहानी संग्रह है। इसके बाद उपन्यास। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास इस प्रकार है: कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली और इरावती। उसके बाद अंत की मैंने यहाँ पर देखे ये सब प्रक्रिया, काव्य एक प्रक्रिया है, नाटक एक प्रक्रिया है, एकांकी एक प्रक्रिया है, कहानी एक प्रक्रिया है, उपन्यास एक प्रक्रिया है, निबंध भी एक प्रक्रिया है। मैंने साहित्य से संबंधित मैंने अनेक प्रक्रियाओं में वे सिद्धहस्त है। ओके, तो काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य कला तथा अन्य निबंध, एक निबंध का नाम है काव्य कला, उसके साथ साथ अनेक निबंध भी वे लिखे। तो प्रस्तुत कविता के बारे में अब देखेंगे। प्रस्तुत कविता में प्रसाद ने शकुंतला दुष्यंत के सुपुत्र भरत की साहसिक गाथाओं को काव्यात्मक रूप देते हुए भारत संज्ञा के आविर्भाव का मनमोहक प्रस्तुत किए थे, या मनमोहक रूप या मनमोहक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए वो कोशिश किए थे। देखिए, मैंने प्रस्तुत कविता, शकुंतला और दुष्यंत के सुपुत्र का नाम भरत, इन्हीं के नाम से भरतवंश या भरतवर्ष यह नाम प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया, यही कवि का मानना है। इसके पीछे इतिहास है, पुराण है। ओके, इनकी सहायता से इन्होंने यह साहस के साथ और धैर्य के साथ, विश्वास के साथ यह कविता लिखे थे और उसे प्रकट करने के लिए कोशिश किए थे। तो ये काव्यात्मक रूप दिए थे। मैंने आप लोगों को शकुंतला और दुष्यंत इन दोनों के बारे में विस्तार रूप से जानना है तो कालिदास के द्वारा लिखा हुआ एक महानाटक अभिज्ञान शाकुंतलम यह देख सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में इन सारी बातों की चर्चा होती है। शकुंतला कौन है, दुष्यंत कौन है, और इन दोनों के बीच में शादी या विवाह कैसे संपन्न हुआ था। ओके, और इन दोनों के माने गंधर्व विवाह से भरत नामक लड़का का या बालक का जन्म होना। ओके, यही संतान आगे जाकर इस भरतवंश के स्थापना करना। इस भरतवंश की स्थापना करने से वे अखंड भारत या भरतवर्ष का एक विस्तार साम्राज्य के रूप में नामांकित होना या कीर्ति सब कुछ पाना, इसके पीछे की एक कहानी है। आगे देखिए, भारत जयशंकर प्रसाद भाग 1। माने यहाँ पर कुल मिलाकर आप लोगों को 6 है ना, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 माने 5 ऐसे अलग अलग पंक्तियों का समूह है। तो इन 5 में से मैंने दो भागों को यहाँ पर 2 भागों में विभाजित करके ये पहला भाग यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता देखिए। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंहों से, आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंहों से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देखकर गिन लूंगा तेरे दांतों को, है भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। कवि कह रहे हैं बहुत सरल शब्दों में, भाषा यहाँ पर कड़ी बोली है।
वो साहित्यिक कड़ी बोली या सरल भी है, बहुत सुबोध भी है। ओके, देख सकते हैं हमें पुराणों की ओर या इतिहास के ओर हमें आकृष्ट करता है। दूसरे, देख वीर बालक के इस औदत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, चढ़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा, चली जा और भाग जा। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस पर, इस वर भूमि की। भारत को यहाँ पर वर भूमि, श्रेष्ठ भूमि कहा जा रहा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में ले पलकर कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्वैद्य सॉरी दुर्दैववश, दुर्दैववश। अगले अगले की पंक्तियां, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। लास्ट अंतिम पंक्तियां, वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम का। मैंने इस कविता के माध्यम से कवि प्रसाद जी यहाँ पर हमें इस भारत देश का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे मैंने इतिहास के संबंध में तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन किसके नाम से भारत का नाम पड़ा दिया गया था और वह कौन है और वह कितने वीर है, प्रवीर है, कैसे निडर है और कहाँ रहते थे और उसकी माता क्या है, उसकी स्थिति क्या है, और वह अपने भुज बल से और राजदंड से माने अधिकार से इस भरतवंश की स्थापना किए थे। वह हमारे लिए, सभी भारतवासियों के लिए एक शुभ नाम, सबको फायदा करने वाले, सबको शुभकामनाएं देने वाला नाम भरत। इसी भरत नाम से भारत का नाम प्रचलित हो गया। यही कवि का यहाँ पर कहना है। माने अपने अतीत में वैसे बहुत सारे योद्धा हुए थे, महान वीर हुए थे, वे अपनी वीरता और बुद्धि कुशलता से इस अखंड भारत का पालन किए थे। वो हमारे लिए यहाँ पर एक माने मार्गदर्शी के रूप में कुछ छाप छोड़ के चले गए थे। देख लीजिए, तो यहाँ पर इन पंक्तियों को देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, जैसे प्रश्नों को दृष्टि में रखकर इसके कठिन शब्दार्थ भी देखा जाएगा, और उसके बाद संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में इन बातों को कही गई है, और संदर्भ के बाद भावार्थ भी व्यक्त किया गया, उसके बाद विशेषता भी प्रकट किया गया। और एक बार देखिए, आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुंह सिंह बाल, मैं देखकर गिन लूंगा तेरे दांतों को, है भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर। तो यहाँ पर कौन किससे बात कर रहे हैं, कौन किससे बात कर रहे हैं, यह भी जानना होगा। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। आर्य वृंद, आप लोग
यदि इतिहास में जाएंगे तो यदि कुछ ऐसे पुराण देखेंगे, महाभारत या भागवत, ये रामायण, तो यहाँ पर आप लोगों को ये आर्य शब्द मिलेगा। इस आर्य शब्द से वैसे बहुत क्या है, डिबेट चलाता और चल भी रही है आज भी। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें इसी अर्थ को स्वीकार करना है, आर्य जाति के समूह, वृंद का समूह, वृंद। ओके, एक ग्रुप ऑफ पीपुल। तो आर्य संतान, इसका मतलब आर्य संतान। सीधा ले लीजिए, माने यह वीर या यह राजपुत्र कौन है, राज्य परिवार से संबंधित यह कौन है, राइट, यही कहना है। भाग्य, किस्मत, भाग्य का मतलब किस्मत या धन्य। सिंहबाल, शेर का बच्चा, सिंहबाल का मतलब यहाँ पर शेर का बच्चा। और कुटिल, कुटिल का अर्थ टेढ़ा, टेढ़ा। शिशु का मतलब बालक, सिंह का मतलब मृगराज। सुखमय, सुकुन, एकदम आराम, प्रशांत। निज गोद, अपने गोद, निज गोद मीन्स अपने गोद। कठोर, कठोर का मतलब दृढ़, एकदम दृढ़, स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ये मैंने कठिन शब्दार्थ है। इन कठिन शब्दार्थ को देखते ही, समझते ही इन पंक्तियों का सारांश जानना आसान होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ चित्रों के माध्यम से इन पंक्तियों का सार समझाने के लिए कोशिश किया था। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक सिंह और सिंह के साथ एक बालक। और पहले चित्र में क्या है, देखिए, यह बालक जो है यह सिंह का मुंह खोलने के लिए कोशिश कर रहा है। मुंह खोलकर उनके, ये क्या है, दांत है, उनके दांत है। ओके, टीथ। इन दांतों को अपने हाथ से पकड़ने के लिए कोशिश किया था। तो इस प्रकार यहाँ पर वैसे साहस बालक के बारे में चर्चा हुई, वैसे साहस बालक की वीरता का वर्णन किया गया। ओके, मान लीजिए ये यहाँ पर अपने साहस लड़का या साहस बालक या बहादुरी लड़का दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, या सिंहबाल, सिंह के बच्चा। और यहाँ पर भी और एक चित्र को मैंने यहाँ पर जस्ट आपको और कुछ जानकारी के लिए दिया था। देखिए, इधर भी एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़की है, इन दोनों के बीच में यह सिंहबाल मीन्स सिंह के बच्चा जो है यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर आके उनके साथ बैठ गया है। इसका मतलब इनमें क्या है, सिंह के प्रति इनके मन में कोई डर नहीं है। यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, ये चित्र है, एक मूर्ति है, लेकिन यहाँ तो ये रियल है, ये यथार्थ है, वास्तव सिंह का बच्चा है। ओके, तो इन दोनों के बीच में उसके साथ बैठकर कुछ खाने के लिए देख रहा है। तो ये आप इस प्रकार पालते हैं सिंह को भी हम। ये सिंह क्या है, बहुत शक्तिशाली जानवर है, ये मृगराज है, सारे जंगल के किंग है, लायन किंग, द लायन किंग। ओके, सिंह गर्जन सुनते ही सबके सब वहां पर इकट्ठा हो जाते। आप लोग थोड़ा ये यदि समय मिला तो आप लोग ये सिनेमा देखने के लिए कोशिश के, द लायन किंग, उसे नारनियर, कोई मन उसके नेपथ्य जो है सिंह है, तो जंगल इसके नेपथ्य को लेकर मैंने कैसे ये सिंह जो है शक्तिशाली पशु है, मृगराज बना है। इसके बाद तो यहाँ प्रस्तुत की पंक्तियों का संदर्भ को मैंने, और चित्र मैंने इसलिए प्रस्तुत किया कि आप लोग उसके आसानी के साथ समझ पाए। इसका संदर्भ आप लोगों को इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा। ये पंक्तियां भारत नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी है। आप कवि, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार और एकांकीकार भी है। कामायनी आपकी प्रसिद्ध काव्य है।
इन पंक्तियों में कवि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र वीरबाल भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत, ओके, ये माने युवा भरत के बारे में नहीं या राजा भरत के बारे में नहीं चर्चा हुई थी। एक बालक, जैसे आप लोग देखे थे मैंने सूरदास के पदों में बालकृष्ण और बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। वैसे मैं बोल केवल बालकृष्ण के बारे में और उनकी बाल लीलाओं के बारे में, इसलिए यहाँ पर बाल शब्द लिया गया, चाइल्डहुड डेज, ओके, यहाँ पर भरत के चाइल्डहुड डेज के बारे में ही चर्चा की गई, इसलिए यहाँ पर बाल शब्द का प्रयोग मैंने जानबूझकर किया था। वैसे कविता में भी आया। बाल सिंह अर्थात सिंह के बच्चे के साथ खेलने का दृश्य और उसके दांत को गिनने के संदर्भ में प्रदर्शित दुस्साहस का वर्णन है। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रसाद जी क्या स्पष्ट करने के लिए कोशिश किए थे, सिंह के बच्चे के साथ बाल भरत खेलने के दृश्य, क्या हम अपने एक बालक के साथ, ये लड़का लड़की के साथ, दो लड़कियों के साथ यह दोस्ती हो जाती है। हम माने ज्यादातर अपने मनुष्य से ही नहीं मिलते हैं, डरते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, क्या कहेगा, वो कभी कुछ मार सकता है, गुस्सा कर सकता है, यह सोचकर। लेकिन जंगल में पैदा हुए थे, आश्रम में पैदा हुए थे, तो आश्रम में पैदा होने से क्या है, वहां पर कितने ये बालक मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो लेकिन ये उसके लिए स्वाभाविक हो गया, सिंह बालक के साथ वे पैदा हुए थे, सिंह बालक के साथ खेले थे, सिंह बालक के साथ वे बड़े हुए थे, उन्हीं के साथ पूरा जंगल घूमकर आया करते थे रोज। ओके, इसलिए वो उन्हें पास जैसे भी मैंने एक राजपुत्र है, ओके, तो उनके उनमें कोई कायरता या निडर माने डर, किसी बात की डर नहीं थी, ओके, क्योंकि वे उनके बीच में ही उनकी पैदाइश और बड़ा होना ये सब कुछ हुआ था। इसलिए यह दुस्साहस माने ये कोई मामूली बात नहीं है। ओके, सॉरी, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं। यस, उसकी व्याख्या, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रसाद जी कह रहे हैं कि सिंह के बच्चे के साथ खेलने वाला वह सुंदर, मैंने देखने में कैसा है वह लड़का, बहुत सुंदर है, मनोहर रूप है, ओके, और विलास वीर, माने विलास का मतलब यहाँ पर माने लग्जरी नहीं है, माने उनके मन में किसी बात की डर नहीं है, और निडर, साहसी, बहादुरी, इसको मैंने विलास का मतलब और आप लोगों का कैसे, राइजिंग स्टार, विजृंभण, ओके, विजृंभणा जिसको बोलते हैं तेलुगु में भी विजृंभणा, माने उसे कोई नहीं रोक सकता है। माने यहाँ विलासपूर्ण रूप या वीर बालक, यह भाग्य आर्यपुत्र कौन है। देखिए प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, सिंह के बच्चे के साथ खेलने वाले वह सुंदर और विलासवीर बालक, यह भाग्य आर्यपुत्र कौन है, ये राजपुत्र कौन है, ओके, ये राजकुमार कौन है। वो क्या कर रहे हैं, एक सिंह बालक के साथ खेल रहा है, उसका रूप कैसा है, सुंदर है, उसमें कोई किसी बात की डर नहीं है, ओके, निडर है, साहस है, बहादुरी है, ओके, पराक्रमी है। ये सब मैंने यहाँ पर बच्चों में ये कौतूहल को पैदा करने के लिए मैंने सबसे पहले एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया था। आप लोग जानते हैं मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो, यहाँ पर इस कविता में आप लोग सिनेमा में देखते हैं, जैसे आपको बाहुबली सिनेमा याद आया होगा, जैसे या और एक क्या है मगधीरा नामक सिनेमा भी याद आया होगा, नहीं तो कहीं कुछ
हॉलीवुड फिल्म के बारे में भी मैंने, जैसे पुराण इतिहास के माध्यम से कोई कभी कुछ हीरो को देखते हैं तो हीरो इंट्रोडक्शन में इसी प्रकार के दृश्य आप लोगों को पाए जाते हैं, एक विलन के साथ या कैसे कुछ बहुत बलशाली। आप लोग, मैंने आपको वेरी रिसेंट मूवी बाहुबली में जैसे प्रभास, तो मैंने इंट्रोडक्शन में जैसे हाथी को अपने वश में रखते हुए, हाथी को अपने वश में रखते हुए चित्र को यहाँ पर मैंने माध्यम से व्यक्त किया गया, राइट। तो यहाँ पर भी वे पराक्रमी है, साहसी है, विलास वीर है, सुंदर है और निडर है। इसको यदि परिचय करना है तो कभी यहाँ पर सिंह बालक, वह बालक है इसलिए सिंह बालक के साथ उसका परिचय प्रस्तुत करने के लिए कोशिश की। यह कितना साहस है कि सिंह के बच्चे को अपने गोद में लेकर बाल सिंह के मुंह खोलकर उसके कठोर और टेढ़े दांतों को भले देखकर गिनने लगा। यह अप्रतिम और अद्वितीय है। कवि का यही कहना है कि देखिए, यह कोई मामूली बात है क्या, या कोई साधारण व्यक्ति या सामान्य आम आदमी के बच्चा कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। ये कितना साहस है, देखिए यह कितना साहस है। या सिंह के बच्चे को अपने गोद में लेकर, हम उसके पास तक भी नहीं जा पाएंगे। सिंह के पास तक क्यों, सिंह के बच्चे जो है बाल सिंह के पास भी हम नहीं देख जा पाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर भरत क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया है। जैसे एक माता अपने बच्चे को गोद में लेता है, जैसे एक भैया ने अपने छोटे भाई को अपने गोद में लेता है, बहन गोद में लेती है, सर दीदी अपने गोद में लेता है, मन बालकों को, बच्चों को। वैसे ही यहाँ पर हम कुकुर को भी लेते हैं, मन डॉग्स, छोटे बच्चे रहते हैं ना, ओके, कुत्ते के बच्चे को, बछड़ा, इसको हम अपने वैसे अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपने हाथ में ही नहीं लिया, हाथ में लेकर उसे बाल सिंह का मुंह जो है, उसे मुंह को खोलने के लिए कोशिश किया था। और खोलकर क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पर कवि का कहना है कि वह लड़का बाल सिंह से बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैंने उसके मुंह को खोल, तुम अपने मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह खोल कर तुम्हारे मुंह के अंदर जितने भी दांत है, जितने भी दांत है उसे देखे, जितने भी दांत है उसे मैं गिनूंगा। और यहाँ पर मैंने ऊपर से 2 दांत और नीचे से 2 दांत और अंदर के दांत, इसमें ये टेढ़ा रहता है, डिफरेंस रहता है साइज में भी और ऊंचाई में भी और मोटाई में भी। तो इसलिए टेढ़े का मतलब मैंने एकदम डिफरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ओके, विभिन्न प्रकार के ये दांत। इन दांतों को माने ये कैसे कठोर है, ये कितने दृढ़ है और कितना अपने क्रूरता को प्रदर्शित करने के लिए यह भयंकर ये मृग क्या करता है, मृगराज आपको ऐसे गर्जन करता है। ओके, मैंने वहां सिंह बालक के पास जाना ही मुश्किल की बात है और उसका मुंह खोलना और मुश्किल की बात है। मुंह खोलना ही नहीं, उसके मुंह के अंदर जो दांत है उसे, जो कठोर दांत रहते हैं, कठोर दांत रहते हैं उसके, ओके, इन दांतों को गिनने के लिए भी कोशिश करना, ये कितना महत्व की बात है, ये कितनी मैंने इसमें प्रतिभा, टैलेंट, कुछ भी कहिए, कितना साहस है, तो साहस ही है। ओके, यही कवि का कहना है। इसलिए इसे एक अप्रतिम, जिसका कोई समान नहीं है, यह अद्वितीय है। इससे पहले कभी नहीं देख पाए थे, शायद भविष्य में भी नहीं देख पाएंगे। यह एक ऐसा ही एक अकेला साहस है, अकेला प्रवीर है, अकेला और बहादुरी बालक है जो सिंह के साथ खेला था, कूदा था और सिंह को अपने वश में रखे थे, इसलिए उसे सिंह बालक कहा गया था। ओके, तो इस प्रकार कवि एक अंदाजा लगाते हुए उस बालक, उसके साथ बातचीत, वार्तालाप कर रहा है, वार्तालाप करते हुए सिंह बाल को अपने वश में ले रहा है।
यही कवि, सॉरी, देखिए इन पंक्तियों में विशेषता है। बालवीर, साहसी और बहादुरी भरत को भावी भारत के सम्राट बनने की आकांक्षा प्रकट की गई है। यानी इतने साहस, निडर और वीर प्रवीर, ओके, एक विलास पुरुष क्या भावी भारत के सम्राट नहीं बन पाएगा? ओके, माने जिसके पास ताकत है, शक्तिशाली है, माने वही नायक बन सकता है। यही कवि का आकांक्षा है। उनकी आकांक्षा के माध्यम से यहाँ पर इन पंक्तियों में यही भाव को प्रकट किया गया। अपने अतीत का गुणगान मिलता है। ये सब क्या है, माने ये भारतवासी, हर भारत पुत्र या हर वीर के समान है। एक एक प्रत्येक वीर के समान है। और यहाँ माने पैदाइश लड़का या राजकुमार या कोई भी हो, माने अपने विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति के रूप में बड़े होने की संभावना बताई गई है। हम सब उसके वारिस है, सक्सेसर है। यहाँ पर प्रयुक्त की भाषा जो है साहित्यिक कड़ी बोली है, यह बहुत सरल है और सहज भी है, इसमें सुबोध है। यहाँ पर वीर रस को भी उत्पादन करने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, चढ़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा अरे भाग जा। देखिए कितना सरल शब्दों में यहाँ पर उसकी वीरता के बारे में व्यक्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे कुछ कठिन शब्द है तो देख लीजिए। औद्धत्य, औद्धत्य का मतलब एक दुस्साहस, दुस्साहस, साहस में साहस कोई हर व्यक्ति कर सकता है, जो कुछ ही लोग कर सकते हैं, जिसको जहां पर उसका साहस का प्रदर्शन कुछ ही लोगों के द्वारा ही संभव होता है, उसे दुस्साहस कर सकते। कोई नहीं कर सकता, प्रयत्न भी नहीं करते, लेकिन ये एकाध लोग करते हैं, उसे दुस्साहस बोलते हैं। माने यहाँ पर कुछ भी होने की संभावना है। ओके, तो उग्रता, उग्रता भी उसके रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और अकड़ापन, अकड़ापन यह भी उसका अर्थ है। और दूसरा कठिन शब्द है रोष। रोष का मतलब क्रोध। ये किसका क्रोध है या देख लीजिए, बाद में देखेंगे। क्रीड़ा, खेल, प्ले, प्लेइंग, छड़ी लकड़ी, छड़ी लकड़ी मैंने किसान के हाथ में रहता है, वैसे ही और क्या है, सर्कस में म्यूजिशियन के पास रहता है। ओके, एक प्रकार की छड़ी वो है। सिंहनी, मादा सिंह, सिंहनी का मतलब आप लोग जान सकते हैं, सिंह पुल्लिंग शब्द है, सिंहनी स्त्रीलिंग शब्द है। सिंहनी मादा, मादा का मतलब औरत, स्त्री फीमेल, फीमेल सिंह, माता सिंह। ओके, गर्जना, गर्जना का मतलब गर्जन करना। देखिए ये गर्जना जो है, मेघ गरजते हैं, मेघ क्लाउड्स गरजते हैं, वैसे सिंह की आवाज को हम गर्जना बोलते हैं। घोड़े के आवाज को गर्जना नहीं बोलते, हाथी को नहीं बोलते, घींकार बोलते हैं। ओके, उसी प्रकार कुत्ते के उसकी आवाज को गर्जना नहीं बोलते। तो हर एक आवाज की अपनी अलग नाम दिया गया है। तो रोरिंग, गरजने का मतलब यहाँ पर रोरिंग, रोरिंग भी थंडर, जैसे थंडर है, मेघ गरजते हैं, उसी को अंग्रेजी अर्थ में। सिंह की गरज, वही अर्थ को मैंने इसी को मैं कुछ विस्तार रूप से समझाने के लिए कोशिश किया था। रोष का मतलब तान कर, लंबा करना, जैसे हाथ में स्टिक लेकर
एक लकड़ी लेकर वैसे लंबा करके उसे हम वार्निंग देते हैं। ओके, सुनो, ये मेरी बात सुनो, तुम वैसा करो, खड़े हो जाओ, कूदो, दौड़ो, खोलो, इस प्रकार। ओके, विस्तार, विस्तार करना, खींचना, माने एक प्रकार वो क्या, अधिकार के प्रतीक है। चढ़ी का मतलब अधिकार, माने वह अपने अधिकार के साथ, विस्तार अधिकार के साथ यह कहने लगा था। शक्तिशाली, चोट पहुंचना, सॉरी, मार खाना, मार खाने का मतलब यहाँ पर टू बी बीटन, मार खाना मतलब किसने किसको मार रहा है, सिंह बालक, मतलब यहाँ पर अपने बाल भरत सिंहनी को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, क्रोध के साथ वार्निंग दे रहा है, तुम चुप रहो, बाधा मत बनो, ऐसा। बाधा देना मीन्स आपत्ति, हम दोनों के बीच में तुम मत आओ। माने यह बालक किसके साथ खेल रहा है, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, इसको ध्यान दीजिए। सिंह के बच्चे के साथ, बाल सिंह के साथ खेल रहा है। इतराज, डिस्टर्बेंस, माने हम दोनों के बीच खेल को तुम डिस्टर्ब मत करो। शक्ति, शक्तिशाली चोट पहुंचना, उसी को बोलते हैं बाधा देना का मतलब। माने यदि सिंह ने चाहे तो बाल भरत को कुछ भी कर सकता है, उस पर आक्रमण कर सकता है, ओके, आघात पहुंचा सकता है, उसे घायल कर सकता है, चोट कर सकती है, लेकिन नहीं। वीर, हिम्मत, बहादुरी, निर्भीक। तो ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर आप लोग माने पुरुष सिंह और मादा सिंह, या स्त्री, ओके, फीमेल सिंह है, इन दोनों में एक अंतर है, आप लोग जान सकते हैं, उसको केश रहते हैं, मेल सिंह को या मर्द, ओके, पुरुष या मेल सिंह को केश रहते, इसलिए केसरी बोलते हैं। जिसके केश है, जिसके केश रहते हैं उसे केसरी बोलते हैं। माने इस प्रकार केश रहना या सिंह के ही प्रत्येक लक्षण है। ओके, तो इस सृष्टि में देखिए यहाँ पर माने मेल, मर्द की संतान ही देखने में बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम दिखते हैं। ओके, आप कोई भी बैल को ले लीजिए या सिंह को ले लीजिए, या घोड़े को ले लीजिए, किसी भी, या चिड़िया को ले लीजिए, मोर, आप लोग जानते हैं मोर, नाचने वाला मोर, वो मादा है और मर्द है, नर है या मादा है, नर मीन्स मेल, मेल पीकॉक, मेल पीकॉक ही नाचता है। ओके, देखने में कितना सुंदर है। यहाँ पर मेल जो है, माने मेल का मतलब यहाँ पुरुष, नर जाति जो है यहाँ पर मादा जाति को या स्त्री जाति को आकृष्ट करता है, आकर्षित करने के लिए बार बार प्रयास किया जाता है, इसलिए उसका सुंदर रूप और उसकी शक्ति यह सब देखकर यहाँ पर स्त्री, पशु या स्त्री, पक्षी या आकृष्ट होते हैं, क्योंकि अपनी संतान को और शक्तिशाली संतान के रूप में पैदा करना चाहती है। देखिए यहाँ पर इनके पास ये यहाँ पर दांत भी, ये टेढ़े और कठोर दांत भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अपने बालक क्या कर रहा है, इस सिंहनी के बच्चे के साथ खेल रहा है, उसको अपने गोद में ले रहा है, उसका मुंह को खोलने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके दांत को गिनने के लिए कोशिश कर रहा है। तो क्या उसकी माता क्या कुछ शांत रहेगी क्या? किसी छोटे बच्चे को यदि कोई अनजाने व्यक्ति लेके जा रहा है, किडनैप करके जा रहा है, तो छीन लेता है, तो माता किस प्रकार अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा? ओके, उस दृश्य को आप लोग याद कीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने आसानी के साथ समझाने के लिए कवि प्रसाद जी प्रयास कर रहा है। मैंने ये बालक भरत
बाल सिंह के साथ इस प्रकार साहस प्रदर्शित करते हुए माता सिंह देखकर नहीं रह पाती है। अरे ये वीर, ये साहस, ये निडर बालक मेरे बच्चों को क्या करेगा, मारेगा क्या, या मेरे से दूर लेके जाएगा क्या, उनके साथ ले जाके इसे पालेगा क्या। इस प्रकार सोचकर, यह स्वाभाविक है, माता का यह सहज स्वभाव है, यह नेचुरल है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सिंहनी जो है गरजने लगा, यहाँ पर अपने बाल भरत को और उसकी चेष्टा को देखकर। और उस गरज को सुनते ही यह अपना बाल भरत क्या विस्मय हो जाएगा क्या, डर जाएगा क्या? नहीं डरेगा, क्योंकि वह साहस है, उसी के साथ पैदा हुआ था, उसी के साथ बड़े हो रहा है। तो इसलिए अपने सिंह को, जैसे आजकल आधुनिक काल में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैजिशियन है, जादू करने वाला है, जादू करने वाला के हाथ में एक लकड़ी है। ओके, उस लकड़ी को कैसे मैंने सिंह के सामने जाना, उसके सामने खड़े होना, उसके सामने छड़ी लेकर उसे वार्निंग देना, ये कोई मामूली लड़का नहीं कर पाएगा। यह सिंह क्या है, वह बहुत बलिष्ठ वाला है, शक्तिशाली वाला है। उसे एक पंजर में रखा गया था, केज में रखे गए थे, तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी अंदर रहते हुए भी देखिए उस छड़ी को कैसे उनके हाथों से, पंजा से कैसे पकड़ा था। वो इस लकड़ी को वो वापस नहीं खींच पाएगा, इतनी दृढ़ता पूर्वक पकड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर अपने साहस लड़का बाल भरत भी देखिए, देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, कवि कह रहा है उस बाल वीर को या वीर बालक को देखिए, वो किस प्रकार दुस्साहस कर रहा है, कैसे अपना उग्र रूप सिंहनी के साथ प्रदर्शित कर रहा है। लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। क्या उस बच्चे को गोद में लेते हुए देखकर सिंह शांत रहेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे शांत रहा तो वो सिंह कैसे होगा? ओके, तो सिंहनी जो है उस बाल भरत को देखकर गरजने लगा, क्रोध से उसके ओर आने लगा है। सो क्रोध से उसके गरजते हुई सिंहनी को देखकर बाल भरत उसको रोकने के लिए उसके हाथ में जो छड़ी है, उसके हाथ में जो छड़ी है उसे लंबा करके बोल रहा है, मतलब वार्निंग दे रहा है रोष के साथ। जितना क्रोध यहाँ पर सिंहनी दिखाया था, जितना क्रोध के साथ वह उसने गर्जी थी, उससे और ज्यादा रोष से, उससे और कई गुण अधिक रोष से उस लड़का अपने हाथ में छड़ी तान कर उस सिंहनी से कह रहा है, हे सिंहनी, हे सिंहनी, बाधा देगी क्रीड़ा में, हम दोनों खेल रहे हैं, तुम्हारे बच्चा बाल सिंह और मैं, हम दोनों मित्र है, हम दोनों खेल रहे हैं, हम दोनों के खेल में यदि तुम बाधा बनोगे, बीच में उसे ले जाने के लिए कोशिश करोगी, तो इस प्रकार सोचो मत, इस प्रकार प्रयत्न नहीं करना चाहिए। खेलने के बाद हम दोनों बिछड़ जाएंगे, मैं अपने माँ के पास जाऊंगा, तुम अपने, यह तुम्हारा बच्चा जो है तुम्हारे पास आएगा, इसलिए हम दोनों के बीच में, हम दोनों में कौन साहस है, कौन बलवान है, कौन शक्तिशाली है, कौन बुद्धिमान है, ये सब हम देख रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, इसलिए हमारी क्रीड़ा में तुम बाधा मत बनो। ओके, हम दोनों को माने चोट करने का प्रयास मत करो। ओके, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मार खाओगे, मैं तुम्हें मारूंगा, इस छड़ी से तुम्हें मारूंगा, घायल करूंगा तुम्हें। ओके, ये मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो, किसके पास, लेकिन मैं जरूर मारूंगा, मार खाओगे।
और तुम्हें दूंगा नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हें मारना ही नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर ले जाऊंगा, अपने पास चले ले जाऊंगा, अपने कुटीर में ले जाऊंगा, अपने आश्रम में, गुरुकुल में ले जाऊंगा। ले जाके मैं कभी भी तुम्हें इसे वापस नहीं दूंगा। तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए तो हम दोनों का खेल जो है वह खत्म होते तक तुम शांत उधर बैठो, लेटे रहो। ओके, इस बच्चे को मैं कभी वापस नहीं दूंगा। चले जा, अरे भाग जा, तुम चले जाओ, तुरंत यहाँ से तुम दौड़ के चले जाओ। दौड़ना माने पीछे देखना नहीं, तुम क्या है, यहाँ से भाग जाओ। कहने का मतलब यहाँ पर अपने बालवीर भरत ने सिंह के बच्चे को माने उसके स्थान से यहाँ तक लेकर आया था। उसके स्थान से मैंने जहां पर सिंह और उसके सिंह के बच्चे रहता था वहीं पर नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने उसका भी कुछ घर रहता है ना, कुछ गुफा रहता है, उसको हम सिंह को गुहा बोलते हैं तेलुगु में, गुहा। ओके, वो गुफा में, गुफा से यह बालवीर जो है लेकर आया था। इसलिए वह सिंहनी जो है बहुत क्रोध के साथ, रोष के साथ और वीरता पूर्वक माने आक्रोश के साथ यहाँ पर उसके पास आई, उसको कोचते हुए यहाँ तक पहुंच गया। तो यहाँ मिला एक बालक, एक छोटा बालक, एक छोटा सा वीर जो है उनके बच्चे के साथ खेल रहा है, उसका मुंह खोलने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके अंदर जो दांत है उसे गिनने के लिए कोशिश कर रहा है। इस चित्र को देखते हुए माता सिंहनी गरजने लगी। तो गरजते हुए सिंहनी को देखकर यहाँ पर उसे अपने वश में रखने के लिए छड़ी दिखाकर रोष के साथ कह रहा है, तुम हम दोनों के बीच में मत आओ, हम दोनों को बाधा मत पहुंचो, तुम यहाँ से चले जाओ। यदि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम जरूर मार खाओगे, मैं तुम्हें मारूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे बच्चे को मैं कभी वापस नहीं करूंगा, मैं हमेशा के लिए मेरे आश्रम में ले जाऊंगा। इसी प्रकार यहाँ पर व्यक्त कर रहा है भरत। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ओके, कितना माने अद्वितीय अनोखा दृश्य है। ओके, माने ये कल्पना तो नहीं है, लेकिन उस जमाने में माने कवि की कल्पना है, यदि सम्राट बनने की क्षमता जिसमें होगी वह अत्यंत शक्तिशाली मृगराज के साथ भी लड़ सकता है। माने उसकी क्या है, यस यस, इसी को मैं अभी तक मैं अपने शब्दों में प्रस्तुत किया था, आप लोग इसे थोड़ा देखिए। व्याख्या, बाल सिंह के साथ बहादुरी, निर्भीक और साहसी बाल वीर भारत को देखकर सिंहनी क्रोध से गरजने लगी। बाल भरत अपने हाथ की छड़ी लंबी करके सिंहनी से कह रहे थे कि यदि तुम हमारे दोनों, यहाँ पर हमारे दोनों का मतलब मैं और सिंहबाल, तुम्हारे सिंहबाल के खेल में बाधा पहुंचोगी, मैं से हम दोनों को यदि तुम डिस्टर्ब करोगी तो तुम मुझसे मार खाओगे, पहले मैं मारूंगा तुझे, हम दोनों को डिस्टर्ब करेगा तो मैं तुम्हें मारूंगी, हाँ, मुझसे मार खाओगे, मारूंगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यदि तुम मेरी बात मानकर चुप नहीं रहोगे, मैं कह रहा हूं तुम हम दोनों के बीच में नहीं आना, तुम खामोश होकर शांत होकर वहां बैठ जाओ या लेट जाओ। यदि मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को वापस दे दूंगा, नहीं तो, नहीं मान लिए तो, अर्थात हमें खेलने नहीं दिया तो, यदि तुम हम दोनों को खेलने नहीं दिया तो मैं तुझे, तुम्हारे बाल सिंह को कभी वापस नहीं करूंगा, याद रखो। अरे सिंहनी, चलो यहाँ से तुम तुरंत भाग जाओ।
यदि दो बच्चे खेलते रहते हैं तो एक माँ आकर एक लड़का को पुकारता है, तो आप लोग क्या कहे थे? उस दृश्य को याद कीजिए। माने हम वापस में दूसरे के माँ को मारूंगा ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन आंटी प्लीज हमें समय दे दीजिए, हम दोनों खेलेंगे, खेलने के बाद हम आएंगे, घर वापस आएंगे। इसी प्रकार वह विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हमें प्लीज थोड़ी देर के लिए खेलने दीजिए, हम बहुत समय घर में बैठे हैं, बहुत समय स्कूल जाकर आए थे, कॉलेज में आए थे, पढ़कर आए थे, बच्चे में सार कुछ सारी क्लास में सार बहुत कुछ पढ़ाए थे, हम थोड़ा खेलने के बाद घर के अंदर आएंगे, आप जो बोलेगी हम आपकी बात सुनेंगे, ओके, नहाएंगे, खाएंगे, दूध पिएंगे, ये सब कहेंगे बच्चे। लेकिन यहाँ पर उसी ढंग से बालक भरत जो है सिंहनी को, लेकिन सिंहनी को सामान्य रूप से एक साधारण लड़का जैसा रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सम्राट है, सम्राट है, भारत के भारतवर्ष की स्थापना किए थे। इसलिए यहाँ पर खुद सिंह को ही अपने वश में रखने का चित्र यहाँ पर दिखाने के लिए कोशिश किए थे। ओके, जो सिंह को भी अपने वश में कर सकता है वही अंत में राजा या सम्राट चक्रवर्ती बन सकता है। मैंने यही कहने के लिए प्रयास किए थे। ओके, देखिए पार्ट 2 फॉलोस ऑन नेक्स्ट लेक्चर, मैंने पार्ट 2 बाकी की दो जो पंक्तियां जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो या पीपीटी में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसको आप लोग पार्ट 2 भरत या जयशंकर प्रसाद इसी नाम से आप पा सकते हैं, ढूंढकर पा सकते हैं। तो इसलिए तो आपको शायद यह कविता समझ में आई अब तक, तो क्योंकि ये शुरुआत की बातें हैं, समझना चाहिए। ओके, तो मैं इसके साथ आज इसको यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।